Why did you do that to me? And for what reason? अब मैं इस कहानी को एपिसोड 6 के आखिर से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने एपिसोड 6 में छोड़ा था. I have completed the divorce application for you, and you have to sign it, and I will submit it in the court for your divorce. कि जब उसकी बीवी वो नए टाउन में चली गई तो उसने उसको कांटेक्ट किया और वो लाता रहा. Congratulations, you got the indefinite visa very soon. Yes, I am so happy today, and that is what I wanted. और फिर सोशल वर्कर ने बाप बनकर, बाप की जगह, बाप को पता ही नहीं, वो बेटी का बाप बनकर उसने बेटी के लिए पासपोर्ट बनवा लिया. यानी कितनी अफसोस की बात है. एक बाप है, उसकी बेटी है या उसका बेटा है, उसकी औलाद है. ये तो उस बाप की जिम्मेदारी है, ये उस बाप का काम है जो अपनी औलाद के जो कुछ भी वो औलाद की ज़रूरतें हों वो वालिदैन पूरा करे. खुसूसन ऐसे काम वालिद पूरा करे, वालिद करे. वालिद को पता ही नहीं, उसको तो एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके निकाल करके डस्टबिन में फेंक दिया गया. कोई उसका तो केयर ही नहीं करता. अब एक काला सोशल वर्कर बाप उसका बनकर उस आमिर की बेटी का उसके लिए उसने पासपोर्ट बनवा भी लिया और उसकी बीवी के हाथ में थमा भी दिया. और अभी तक उसको पता ही नहीं कि उसकी बीवी ने अभी आकर उसके घर में उसको ये बता दिया. और बता इसलिए दिया कि वो जा रही है, और इजाज़त भी उन्होंने दी कि तुम्हारे खावन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी इजाज़त से जा सकती हो. अब खावंदी तो सब कुछ होता है बीवी के लिए, वो किस लिए शादी करता है? Why did you leave me alone? And what did I do? I loved you and gave you everything, but you left me. ताकि दोनों एक साथ मिलकर रहे, चल कर रहे, एक दूसरे के काम करे, एक दूसरे के काम आए और इसी तरह से फैमिली को बढ़ाए. फिर दोनों पे जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों की परवरिश करे और सही तरह से करे. तो लानत हो ऐसी बीवियों पर, ऐसे औरतों पर जो मासूम बेगुनाह लोग, उनको कुछ पता नहीं होता, उनसे शादी करके वो ले आते हैं, वो फिर ऐसे करती हैं. तो ऐसे बाप को कितना दुख होता होगा. बेटी मेरी है, उसका पासपोर्ट कोई और बना रहा है और मुझे पता भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो. और बीवी जा रही है किसी और की इजाज़त से, उसको इख्तियार ही नहीं है कि उसे कुछ भी कहे कि तुम जा सकती हो या नहीं जा सकती हो. जा सकती हो तो किस मकसद के लिए जा रही हो, और कितने वक्त के लिए जा रही हो, और कब वापस आ रही हो, और क्या मेरे से इस दौरान राब्ते में रहोगी या नहीं रहोगी. ये इस हस्बैंड को, इस शौहर का कोई हक नहीं दिया गया है. ये हक इसे छीना गया है. बीवी ने भी छीन लिया और उन्होंने भी छीन लिया जो कि इन्वॉल्व है. ये है इंसाफ और ये है इंसानियत. कितना जुल्म है. इसीलिए तो आमिर बेचारा जाकर डिप्रेशन में चला गया और उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसका कारोबार तबाह हो गया. इसी एक औरत की वजह से, उसके झूठ की वजह से, उसके एजेंडा और प्लान की वजह से, और फिर यहाँ की अथॉरिटीज़ के उसके की वजह से कि उन्होंने ऐसी औरतों को सपोर्ट किया और करते रहते हैं. उन्हें पता भी है कि ये झूठ बोलती है, सब पता है उनको कि ये झूठ बोलती है, ये इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि इनका गर्ज कुछ और होता है. लेकिन फिर भी ऐसी औरतों को फुल सपोर्ट दिया जाता है, पूरी तरह से, हर चीज़ का सपोर्ट. और ना ही उसको सपोर्ट दिया जाता है, फिर
जिसको वो यूज़ कर रही है, जिसके नाम से वो आई हुई है, जिसके नाम पर वो सब कुछ कर रही है, उसको भी अथॉरिटीज़ गर्दन से पकड़ के मरोड़ देते। Right then, watch your step. Get in the vehicle now. कि तुम जाओ जहन्नम में। तुमने कुछ किया है या नहीं किया है, हमारा इससे कोई गर्ज नहीं, हमने उसकी तरफ देखना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें हमें गर्दन से पकड़ के दबोच देंगे ताकि उसका काम बनता रहे। तुम्हें नहीं दबाएंगे तो उसका ये काम जेन्युइन लगेगा नहीं और होगा नहीं, इसलिए हम तुम्हें कर रहे हैं, ये अथॉरिटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो या ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वॉल्व हो। तो बड़ा अफसोस का मुकाम है, बड़ा दुख का मुकाम है। इसीलिए मैं ये ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और ये हकीकी स्टोरी, ये जेन्युइन स्टोरी बताता हूँ, ताकि जो भी लोग कहीं बाहर जाकर शादी करते हैं और वो यूके में रह रहे हैं तो 10 बार सोचें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने में कोई अर्ज नहीं है। अगर किसी को बाहर की कोई लड़की या औरत वो किसी भी मुल्क से हो, उसके अपने मुल्क से हो या किसी और मुल्क से हो, या उसको वो उससे कोई और रिश्ता पहले से हो या वैसे ही बचपन से जानता हो, बेशक करे, लेकिन लाने के लिए वो 10 बार सोचे कि उसको लाए या ना लाए, और शादी से पहले उसको बता दे कि अगर मैं चाहूँगा तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो तुम यहीं रहोगे। फिर अगर ये हस्बैंड ये कर सकता है कि उसका विज़िट करता रहे शादी के बाद, या फिर वो यहाँ से छोड़कर उसी के साथ रहे वहाँ पर, जैसे वो फिर अपने हालात को देखे। लेकिन बेहतर यही है कि यहीं पे ढूंढो, यहीं पे ढूंढो। किसी खाला की लड़की, पुप्पी की लड़की और जानने वाली और बचपन के साथी और जो भी है उसकी, या किसी के थ्रू, किसी की सिफारिश की वजह से, किसी की जान पहचान की वजह से छोड़ दो। ये सब कुछ होने के बावजूद ये औरतें आकर ये कुछ नहीं देखती है, क्योंकि इनको पता है अगर वो ये उनका एजेंडा यही है। मैं सारी औरतों की बात नहीं करता जिनका एजेंडा यही है, लेकिन शादी करने वाले को क्या पता है कि ये एजेंडा वाली है या ये मुखलिस है। किसी के दिल में जाकर तो कोई जान कर नहीं देख सकता कि उसके दिल में क्या है। चाहे आप जितना भी मिलो, वो तो वहाँ बिल्कुल फरिश्ता होगी। 5 टाइम, अगर वो मैं मुसलमान फैमिली की बात करता हूँ, वो नमाजें भी पढ़ती होगी, कुरान की तिलावत भी करती होगी, वो फुल पर्दे में भी पढ़ती होगी। वो उन्होंने भी आकर ऐसे किया हुआ है यहाँ पर। उन्होंने भी, मेरे पास एक स्टोरी नहीं है, ये एक ही स्टोरी है जो इतनी लंबी है, जिसका हर दफ़ा मैं एक किस्त रिकॉर्ड करता हूँ। अभी ये ख़त्म होगा तो और भी स्टोरियाँ मेरे पास बहुत है, उन पे भी मैं शुरू करूँगा। तो आप देखें कि ये औरतें क्या करती है और उनको ये सपोर्ट यहाँ पर कैसे मिलता है। सपोर्ट मिलता है तो वो करती है। तो अलगर्ज़ मैं वापस उसी में स्टोरी में चला जाऊँ, यहाँ बात लंबी हो गई। बहरहाल मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और उनको बाखबर रखना, क्योंकि ये मसला बड़ा नाजुक होता है। एक दफ़ा आदमी फंस जाए फिर निकल नहीं सकता, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कोई गाड़ी नहीं है कि ख़रीद ली, वो बेकार निकली तो चलो बेच दो, आधी कीमत पे बेच दो और ले लो, या कोई घर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं, ये रिश्ता है। फिर आगे बच्चों का मसला, अब वो बच्चे रोल रहे हैं, उनको मासूम पैदा हो गए, उनको नहीं पता कि ये वो बाप से अलग क्यों है, और थोड़े बड़े हो जाए तो फिर माँ उनके ज़हनों को ख़राब करती है, इंजेक्ट करती कि वो तुम्हारा बाप तो ऐसा था इसलिए मैंने उसको घर से निकाल लिया, या मैं उससे अलग हो गई, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो अब बच्चे बड़े हो जाए भी तो बाप से दूर रहेंगे, क्योंकि माँ ने ये सब पट्टी पढ़ाई होती है।
ये हो रहा है, तो क्या फ़ायदा? शादी भी करो, बीवी भी गई, बच्चे भी गए, वो तो गए गए, खुद सारी ज़िंदगी मुसीबतों में, और कोई मामूली मुसीबत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो कारोबार में थोड़ा नुकसान हो गया आदमी बर्दाश्त कर देता है, ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। अब सारी ज़िंदगी ये गम भुगतो। तो बहरहाल अब उसकी बीवी तैयार है, वो अपने मुल्क जा रही है, और उसने ये कह दिया आमिर से कि मैं बेटी को वहाँ अपनी माँ के पास छोड़कर आऊँगी। मैंने ये बात इनको नहीं बताया, यानी सोशल डिपार्टमेंट को नहीं बताया, लेकिन मैं वहाँ अपनी माँ के पास, बेटी के नानी के पास, वो वहीं रहेगी, कुछ साल वो वहीं रहेगी। जब ये सारा मामला ठंडा हो जाए फिर मैं उसको ले आऊँगी। अब क्यों? इसमें बाप का क्या कसूर है? वैसी एक ही मुल्क में रहते हुए वो अपने बेटी के लिए तरस रहा है, अब ये बेटी जाकर किसी और मुल्क में रहेगी। फिर ये माँ के, चलो माँ जैसे भी है माँ के साथ तो है, अब माँ भी उसको छोड़ रही है, अब वो नानी के साथ वहाँ परवरिश कर रही है, किसी और मुल्क में, किसी और कल्चर में। वो क्यों? आमिर ने कहा नहीं, ये अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सारा पहले बता दिया, तुम ये नहीं करोगे, तुम जाओ, बेशक जाओ, लेकिन जैसे उन्होंने बताया तुम 4 हफ्ते के बाद बेटी के साथ वापस आओ। बेटी तुम वहाँ, मेरी बेटी को तुमने पहले ही मुझसे जुदा करके रखा हुआ, जब से पैदा हुई मैं इसको तरस रहा हूँ। अभी जो है मैं बड़ी मुश्किलों से अभी ये घर में ये तुम आई हो तो ये साथ है, मैं देख रहा हूँ इसको, और ये भी अभी परमानेंट साथ नहीं, फिर तुम वीकेंड गुजार कर फिर चली जाओगी, फिर दूसरे वीकेंड तक मैं इंतज़ार करूँगा। और अगर कोई मसला बीच में ख़राब हुआ या किसी को पता चला या तुमने अपना माइंड बदल दिया, माइंड चेंज किया कि नहीं जाना है, राब्ता कट कर दिया, एकदम से तुमने कर दिया खुद ही, तो फिर मैं इस अपनी बेटी को कैसे देखूँगा? तुम चाहोगी तो मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं चाहोगे तो मैं नहीं देख सकता। अब मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम जैसे से मैंने शादी की, मेरी ज़िंदगी भी अभी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा तो तुम उनको बताओगे तो उन्होंने मुझे अरेस्ट करके अंदर कर देना है, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो है इसीलिए। तुम अब मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे मुल्क में नहीं रहेगी, कुछ भी हो जाए। अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुमने बता दिया, तुम जाओगी, तुमने वहाँ छोड़ देना है। अब मैं इनको नहीं बताऊंगा, इनसे तो मैं बात ही नहीं करता, इनको तो ये शिकायत करता ही नहीं, क्योंकि ये शुरू से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे तैयार कर रहे हैं और कोर्ट में दे रहे हैं। तो इन पे मैं क्या भरोसा करूं, इनको मैं क्या बताऊं, इनसे मैं कौन सी उम्मीद रखूं? तो जो कुछ, जैसे तुमको मैंने खुद ही ढूंढा, तो अभी ये काम भी मैं खुद ही करूंगा। तुम खुद अगर जा रही हो, अगर तुम वाकई बीवी हो तो तुम मुझसे पूछो, वो तो तुम कर ही नहीं रही हो। तुमने आते ही मुझसे शादी करते ही बीवी जैसा कोई एक्ट किया ही नहीं, बीवी बनकर तो तुमने दिखाया ही नहीं। तुम जैसे कोई बाजारिया औरत ऐसे ही हो, कभी कभी मिलने आ जाती हो। तुमसे तो वो अक्सर लोगों के गर्लफ्रेंड्स अच्छे हैं, वो भी तो साथ रहते हैं। कुछ गर्लफ्रेंड्स ऐसे जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही हो रही थी, तुम तो वो उससे भी गई गुजरी हो। तो तुम पे मैं कौन सा भरोसा करूं, क्या तवक्को करूं तुमसे? आते ही धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, एलिगेशंस पे एलिगेशंस, एक नहीं करती चली जा रही। हाँ, 3 बार तो तुम ऑलरेडी मुझे अरेस्ट करवा चुकी हो। तो अब ये मेरी बेटी
तुम जाती हो ठीक है, अब तुम्हारे भी मेरा कोई इख्तियार नहीं। मैं तो अगर हस्बैंड होता, शौहर होता, जो खुदा ने मुझे हुकूक दिए है शौहर बनने का, वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो तुमने छीन लिए। और जो तुम्हें सपोर्ट करते उन्होंने भी, उनके कंसेप्ट में तो है, ये है ही नहीं। लेकिन तुम तो अपने आप को मुसलमान कहती हो, तुम तो कुछ सोचो समझो, लेकिन वो तुमने नहीं किया कि तुम्हारा एजेंडा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरी बेटी नहीं जाएगी, तुम जाओ, इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। ठीक है, 8 महीने की हो गई है, ये इसका दूध बनाना और ये नेपी चेंज करना, ये सारा, ये 4 हफ्ते कुछ नहीं, मैं कर लूँगा, यही होगा। और ये हालांकि मेरे से अलहदा रही है, 8 महीने अलहदा रही, फिर भी ये मेरे पास आती है, मेरे साथ खेलती है, मेरे गोद में बैठती है। ऐसे नहीं वो फील करती कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ सिर्फ चिपकी रहे और मेरे पास ना आए। वो तो आती है, तो ठीक है, वो रह सकती है मेरे साथ। तुम जाओ, तुम्हें जाना है, अवल जा क्यों रही हो? तुम्हें खुद नहीं जाना चाहिए, तुम रुक जाओ, ये सारा मामला ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूँ। तुम्हें अकेला जाने की ज़रूरत नहीं, हम तीनों चलेंगे। तो ठहरो, ये ख़त्म हो जाए, सब्र करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर मुझे कोई मसला नहीं है, मैं साथ जाऊँ, वहाँ कार भी रेंट करूँ पहले की तरह, तुम्हें घुमाऊँ भी तुम्हारे मुल्क के अंदर और शहरों में भी ले जाऊँ, हॉलीडेज़ जो पिकनिक पॉइंट्स है वहाँ भी ले जाऊँ, बेटी भी साथ होगी, इंजॉय करेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ते जितना तुम बोलो, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा मैं कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अभी तुम मुझे सारा जंजाल में तुमने मुझे डाल दिया, मुझे इन्हीं जंजालों में इन्हीं के सुपर्द करके जा रही हो, छोड़कर खुद ही जा रही हो, क्योंकि तुम बोर हो गई, तुम्हें अपने ख़ानदान, अपना मुल्क याद आ रहा है। तुम जाकर कुछ चेंज, माइंड चेंज के लिए जाओगे वहाँ, कुछ अपना टाइम पास करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, ताकि वहाँ जाओ, अपने लोगों से मिलो और अपने मुल्क में फिरो, ये इसको थोड़ा सा भूल जाओ। हालांकि बोझ तो सारा मेरे ऊपर है, अरेस्ट मैं होता रहा हूँ, बेइज्जत मैं होता रहा हूँ, तुम्हें तो सपोर्ट मिल रहा है। तुम्हें कौन सा टेंशन लगा हुआ है कि तुम जा रहे हो और उनको कहते कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत बोर हो, जैसे तुम मुझे बता रही। तो तुम फिर भी जाती हो, मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ कि तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारी मर्जी है। जाती हो, उन्होंने तुम्हें बोल दिया जाओ, बोलो तो एयरपोर्ट भी मैं छोड़ा, और वापस जब आओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं ही आकर पिक कर लूँगा, कोई मसला नहीं, ये सब मैं करूँगा तुम्हारे लिए। लेकिन ये बेटी को मेरे पास छोड़ दो। ये रात बेड पर पड़े हुए हैं, बेटी उधर सो रही है, कोई 12 बजे का टाइम है, 11 या 12 बजे का, ये बातें चल रही है इसके और आमिर के बीच। वो एकदम से उसने मुंह फेर लिया, नाराज हो गई और सोने की कोशिश की। आमिर भी साथ में लेट गया, वो भी दूसरी जगह नहीं गया, उसी के साथ ही लेट गया, वही सो गया। बहरहाल वो सारी रात मुंह उधर, अब बात न करे। सुबह हो गई, आमिर वो वैसे ही पड़ी हुई, आमिर उठा, गया किचन में, नाश्ता तैयार किया, वापस आया, इसको कहा आओ नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, आओ नाश्ता करो। उसने कहा मुझे भूख नहीं है। फिर आमिर चला गया वापस नीचे किचन, थोड़ा बहुत जो उसने खाना था वो उसने खा लिया, बस अभी नीचे बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, वापस फिर ऊपर नहीं आया। अब ये अपने मर्ज़ी से उठी, कोई 11-12 बजे उसने अपने आप को रेडी किया, 11 बजे 10 या 11 बाथरूम गई और कपड़े जो साथ लाए थे वो चेंज किए, बेटी को भी साफ़ सुथरा करके, नेपी चेंज करके, सारा रेडी करके उसको जो है बेटी को उठाकर सीधा नीचे आ गई। अब आमिर की तरफ देखती नहीं है, वो पुश चेयर नीचे खड़ा है, एकदम से उसमें डाल दिया और उसके वो
बकल बंद कर दिया और दरवाज़ा खोल लिया, अब निकल रही है। आमिर देख रहा है। आमिर ने कहा ये क्या, कुछ बोलती नहीं, क्या हो गया तुम्हें? मैं जा रही हूँ। आमिर ने कहा ठीक है, तुम अगर वापस अपनी जगह जा रही हो, मैं लेकर आया हूँ। तुमने कॉल किया, मैं आया, वहाँ से पिक किया, उस टाउन से यहाँ लेकर आया, रात तुमने गुजारी, अब सुबह तुम जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही जाऊँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। निकल गई, दरवाज़ा खुला छोड़ के रोड की तरफ। आमिर पीछे चला गया। आमिर के रुक जाओ, बात सुनो, चलो वापस घर चलते, इसमें गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर बैठकर बात करते हैं, कोई मुनासिब रास्ता निकालेंगे। देखो कितना मैं, उसके बावजूद तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं कितने हॉस्पिटल में देखो, हर जगह देखो, तुम्हारे पीछे भागता रहता हूँ, कितनी तुम्हारी मैंने खिदमत की और करता रहता हूँ, कोई शिकायत मैंने नहीं की। तो कुछ मेरी बात तो तुम भी सुनो ना, कुछ मेरे साथ कुछ कंप्रोमाइज़ भी तो कर लो। हर चीज़ जो है वो तुम्हारे पले बंदी जाए, जो तुम चाहो वही हो, बस मैं कुछ भी नहीं हूँ। आखिर इस मुल्क में लाने वाला कौन है तुमको? मैं ही हूँ ना। मैं ना शादी करता लाता तो तुम कैसे आती? या तो कोई और मेरे जैसे मिलता, वो ले आता, तो कोई ले आता, मैं ले आया हूँ। अब तुमसे मेरी बेटी भी हो गई है, तो तुम कुछ सोचो, कुछ अकल से काम लो, आओ वापस। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आमिर का हाथ उसने पुशर से हटा दिया, फिर रवाना, फिर आमिर पीछे। देखो बात सुनो, तुम घर चलो, ये रोड पे देखो, ये फुटपाथ पे लोग आ जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, लोग खड़े होकर देखते हैं। और वैसे भी इसी जगह से मैं अरेस्ट होता गया हूँ, सबको पता है कि तुम्हारी वजह से, तो लोगों को बाहर से तो पता नहीं है, वो तो ये समझते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, और इसलिए जो है ये तुम पुलिस को कॉल करती हो और वो मुझे अरेस्ट करते हैं, यानी जालिम मैं हूँ, बुरा मैं हूँ। वो तो लोग तो बाहर वाले यही समझते हैं। अब इनको तो ये कहानी का पता नहीं है कि असल में माजरा क्या है। तो अच्छी बात नहीं है, अंदर चलो, बैठकर बात करते हैं। लेकिन वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। तो आमिर ने एकदम बकल खोल के अपनी बेटी को उठाया कि मैंने तुम्हें जैसे रात को कहा था कि ये नहीं जाएगी, ये मेरी बेटी मेरी गोद में, तुम चलो, जाती हो जाओ, मैं अंदर जाता हूँ। उसने बेटी को उठाकर अंदर आकर, अभी वो उधर खड़ी है, देख रही है। आमिर अंदर आया, फिर आमिर ने अपना मुंह मोड़ लिया उसकी तरफ, दोबारा से उसको कहा देखो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा, अंदर तो आ गया हूँ, इसलिए कि मैं रोड पे खड़ा होकर ये तमाशा बनाने वाला नहीं हूँ, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे फ़र्क पड़ता है, तो मैं रोड पे कोई तमाशा नहीं करना चाहता। अब अंदर आ गया हूँ, दरवाज़ा खुला है, मैं बंद नहीं करता, तुम जब चाहो आ सकती हो, मैं अंदर बैठा हूँ, बेटी के साथ खेल रहा हूँ। तो उसने बेटी को उठाकर ऊपर कमरे में आ गया, वहाँ बेटी के साथ खेल रहा है, लेकिन साथ में विंडो से देख रहा है अपनी बीवी को कि वो क्या कर रही। वो उसने रोड क्रॉस करके उस साइड पे खड़ी हो गई और मोबाइल निकाला और बात कर रही है। अब ये उसको देख रहे, वो इतनी लंबी बात ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इसने देखा कि तो अभी उस तरफ चली गई, नहीं आ रही इस तरफ, मैंने इसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा, तो ये नीचे उतर गया, तो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहते अगर आना है तो मैं इसको वैसे विंडो से तो देख रहा हूँ, अगर इसने तरफ आना है तो मैं वापस जाकर इसके लिए दरवाज़ा खोल दूँगा, तो देख तो रहा हूँ इसको ये क्या कर रही है। अब वो लगी हुई। अब आमिर सोच रहा है अगर इसने पुलिस को कॉल करना था, पुलिस के तो इतनी लंबी बात फ़ोन पर तो नहीं होती, तो उनका नंबर 999 डायल करो, उसको बस बोलो कि आ जाओ, बस ये हो गया, बस इतना, वो आ जाते। अब ये आमिर देख रहे 10 मिनट हो गए फ़ोन पे, 15 मिनट हो गए लगी हुई है, ये किससे बात कर रही है? 12
نے کہا میں نے اس کے پاس نہ جانا ہے نہ پوچھنا ہے, دروازہ دوبارہ آئے گی تو میں کھول لوں گا, پھر اگر اس نے خود بتانا ہے تو بتائے, اور جس کو اس نے کال کرنا ہے اور آگے جو کچھ ہونا ہے تو ہونے دو. میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہوں. 20 منٹ تو یا 15 منٹ تو فون پہ لگی رہی. اس کے بعد کیا عامر دیکھتے ہیں پھر 5-6 پولیس گاڑیاں ایک ساتھ سے آ گئے, کھڑی ہو گئی. 5-6 تو نہیں, 3 یا 4 تھے, کھڑی ہو گئی. تو بہت سارے پولیس آفیسر اترے, دوڑ گئے صرف گھر کی طرف. 2-3 اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, 2 اور باقی اس طرف دوڑ گئے. ایک دم اب یہ عامر اوپر ہے, وہ ایک دم سے راز زور سے پولیس اوپن دی ڈور. عامر نے ونڈو سے کہا صبر کرو, آ رہا ہوں میں اوپر ہوں. تو عامر نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, نیچے گیا, پولیس کے لیے دروازہ کھول دیا, سارے اندر آ گئے. تو یہ کچن میں چلا گیا, تو وہ بھی ساتھ میں کچن سامنے تھا, یہ وہ بھی آ گئے. اب دروازہ کھلا ہے. اب یہ عامر دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی ادھر کھڑی ہے اور 2 یا 3 پولیس اس کے ساتھ کھڑے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور کوئی 4 یا 5 ادھر اندر آ گئے. اتنے میں عامر دیکھتا ہے کہ ایمبولینس آ گیا. وہ پولیس نے پھر ایمبولینس کو بھی کال کیا. اس نے پولیس کو کال کیا, پولیس نے آ کر پھر ایمبولینس کو کال کیا. عامر حیران ہے, ایمبولینس کی کیا ضرورت ہے, کون بیمار ہے؟ نہ یہ بیمار ہے, نہ میں بیمار ہوں, نہ بیٹی بیمار ہے, نہ کوئی. ایمبولینس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایمبولینس آ گیا, ایک دم ایمبولینس کرو اتر گئے اور اس کو اٹھا کر اندر ایمبولینس میں بٹھا دیا, اور تھوڑی دیر میں ایمبولینس روانہ ہو گیا. یہ گئی ایمبولینس کے ساتھ. اب وہ پولیس جو ادھر کھڑے تھے وہ بھی اندر آ گئے. ابھی تک سے یہ تو کچھ نہیں کر رہے تھے, ادھر ایسے کھڑے تھے. اور یہ عامر کو وہ ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی تو تمہارے ساتھ بڑی خوش لگ رہی ہے, ہیپی بیبی. اس نے کہا ہاں. تو اب کوئی ٹینشن ہوتا, کوئی لڑائی جھگڑا ہوتی, کوئی سیریس کیس ہوتا, تو بچی باپ کے ساتھ کھیل رہی ہوتی, ہنس رہی ہوتی. بچے تو ایک دم پریشان ہو جاتے, رونے لگتے. تو اس کی تو داڑے مارنا چاہیے تھا, رو رو کے برا ہونا چاہیے تھا. پولیس آتے ہی یہی دیکھتے, اگر یہ وہ تھا جو وہ اس نے بتایا تھا, پتہ نہیں اس نے ابھی کیا بتایا, یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ایمبولینس کس لیے آیا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. تو عامر اتنا سمجھ گیا کہ کوئی اس نے سیریس سٹوری گھڑی ہے, اس لیے ایمبولینس بھی آ گیا. اب یہ سمجھ گیا کہ خطرہ تو پہلے سے بھی بڑا ہو گیا. خیر, جب وہ یہ ایمبولینس میں گئی تو وہ اندر آئے, تو ان میں سے ایک اپنی گھڑی پہ ہاتھ ایسا کرتا ہے, عامر کو کہتا ہے ایسا کرتا ہے, تم نے ٹھیک 12 بجے اس کو ریپ کیا ہوا ہے. ٹھیک 12 بجے تم نے اس کو ریپ, یعنی اس وقت کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. یہ اس کو بتا رہے کہ ٹھیک 12 بجے تم نے اس کا ریپ کیا ہوا ہے. تو اس ریپ کے وجہ سے ہم تم کو اریسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے عامر نے کیا کہ جب وہ ادھر کھڑے تھے, یہ ادھر کھڑے تھے, یہ تو کھڑے تھے, ابھی کچھ نہیں کر رہے تھے, وہ انتظار میں تھے, وہ آئے تو یہ پھر اپنا ایکشن کرے. عامر نے ایک دم سے اپنا موبائل نکالا, اور ابھی یہ پہلی بار یہ اس طرح کر رہا تھا. اب یہ پورے سین کا ویڈیو بنا رہا ہے. یہ جو اندر پولیس کھڑے ہیں اور وہ جو باہر اس کی بیوی کھڑی ہے, یہ سب یہ ویڈیو بنا رہا ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں. جب کچھ ویڈیو بن گیا, اب یہ پولیس جو اندر کھڑے ان سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے ایک دم موبائل لے لیا عامر سے. عامر نے کہا یہ حق تمہیں کس نے دیا ہوا ہے کہ میرے سے موبائل لے لو؟ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میرے پراپرٹی میرے ہاتھ سے چھین لو. تو بہرحال اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا, وہ لے لیا زبردستی, اس سے اس کا موبائل لے لیا. پھر واپس آج تک نہیں کیا, وہ رکھا ہوا. وہ ویڈیو جو بنا تھا کیسے بنا تھا وہ پھر انہوں نے پولیس نے خود ہی دیکھا ہوگا, اور کسی نے نہیں دیکھا. وہ موبائل لے لیا اس سے. اتنی زیادتی. اب جب وہ اندر آیا تو 12 بجے اس کو ریپ کیا, اور اس سے ایک دم, اب اس نے اپنے بیٹی کو ایسے پکڑا ہوا ہے,
اس کہہ رہے کہ دیو بچی ہمیں دو. وہ ایک اس کو کہہ رہے گیو می دا بیبی, گیو می دا بیبی. اس نے کہا نہیں, میری بیٹی ہے میرے ساتھ, کیوں میں دوں, کس لیے دوں, میں اس کا باپ ہوں, تم تو نہیں ہو, تمہیں کس لیے دوں, ایسا ہو کیا گیا ہے, میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں جو تم مجھ سے چھین رہے ہو یا مانگ رہے ہو. بہرحال انہوں نے زبردستی دو پولیس نے اس کو کندھوں سے پکڑ لیا, اس کا ہاتھ ایک پولیس نے اٹھایا بیٹی سے, دوسرا ہاتھ دوسرے پولیس نے اٹھایا, اور تیسرا پولیس نے بیٹی کو پکڑ کے لے لیا خود ہی, اور ادھر اس طرف چلا گیا. اور اس نے ایک دم سوشل ورکر کو کال کیا اور اس کو بلایا اور اس کے حوالے کر دیا, اور اس کو اریسٹ کر کے لے گئے, پھر اس کو بند کر دیا. اب وہ بیٹی جو چائلڈ کیئر میں نہیں جا رہی تھی, یہ باپ کی بھی یہی فکر تھی کہ یہ چائلڈ کیئر میں نہ جائے, جس کے لیے وہ ماں نے 3 دفعہ, اور ایک تو پہلے تو اپنے لیے اس کے ویزے کے لیے, اس کے بعد 2 دفعہ اور فالس انڈیکیشن صرف اسی ڈر سے لگائے تھے اپنے ہسبینڈ کے اوپر. اس کو اریسٹ کروایا تھا کہ یہ سوشل ورکر نے اس کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو تو تمہاری بیٹی کو ہم چائلڈ کیئر میں لے جائیں گے, تم اس کے اوپر ایلیگیشن لگا دو, جا کر پھر پولیس اسٹیشن لگاؤ, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائے اور وہ چارج ہو جائے. تو تم نے یہ کیا 2 بار پھر, اسی لیے اس بیٹی کو بچانے کے لیے کہ چائلڈ کیئر میں نہیں جائے. اب وہ تو خود نہیں تھے, وہ تو ایمبولینس میں, اس کو نہیں تو پتا کیا ہو گیا. اب وہ سوشل ورکر آ گیا, وہ لے گیا چائلڈ کیئر, چلی گئی بیٹی. یہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا, وہاں بند ہو گیا, اور اس کے بعد اس کا پھر ہاسپٹل میں کیا ہوا, وہ رپورٹ کیا تھی, اس نے کیا بولا تھا, یہ ساری سٹوری کیسے اس نے گڑھی تھی, کس نے اس کو گائیڈ کیا تھا, جس کو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.